नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जो है 2 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही होगा यहाँ। तो काकरापार एक गुजरात में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र ये आपका नाभिकीय शक्ति केंद्र है एक। इसकी स्थापना गुजरात में की गई थी 1993 में। 1993 में चालू हो गया था। और भारत के जो है अन्य नाभिकीय शक्ति केंद्र जो कि राजस्थान में है, कोटा में, कैगा ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये सभी प्रमुख जो है भारत के नाभिकीय शक्ति केंद्र हैं। दूसरा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1919 में, ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शौकत अली तथा मोहम्मद अली द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थन हेतु चलाया गया, जो कि धीरे धीरे असहयोग आंदोलन में यह तब्दील हो गया। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी को। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो हैं वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में जो है पाकिस्तानी नागरिक मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो यह मार्कंडेश्वर मंदिर, ये ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये लाल किला दिल्ली में, ये ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। आईएनए यानी कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। और इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त जो थे वह आईएनए के 3 अधिकारी थे। मेजर शहनवाज खान थे, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर जो है राजद्रोह का आरोप था। और इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो यह है लूनी नदी, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है दामोदर नदी, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। दामोदर नदी ये अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। और भ्रंश के कारण यह नदी अपने अनुप्रवाह में दाहिनी ओर तीक्ष्ण मोड़ लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है, और इसकी चौड़ाई और जलधारण क्षमता जो है वह कम होती जाती है। आठवां क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1872 ईस्वी में, बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। और इस एक्ट के तहत अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता दी गई तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। साथ ही इसके द्वारा जो है बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो यह है दामोदर नदी, बी ऑप्शन से हो जाएगा। दामोदर नदी प्रदूषण के कारण यह जैव मरुस्थल कही जाने लगी है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो विकल्प आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिया गया है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। पूरी दुनिया में जो है सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसीलिए इस प्रदेश को जो है बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है?
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है आपका। शाकाहारियों की संख्या ये मांसाहारियों से अधिक होती है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से क्या होता है तो अधिक होता है, और पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से वह अधिक होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। परावा प्रश्न है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो ये एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, लाइकेन्स। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी हैं और ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में भी कार्य करते हैं, लाइकेन्स। 14वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है। तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में है। सी विकल्प से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना तथा सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना है। इसका सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो जिप्सम में। सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। और 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पे आपका कपास सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कि कपास के पौधों के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह सेलुलोज का बना होता है। केस या बाल या जो है लूता रेशम जिसे स्पाइडर सिल्क कहा जाता है और खुर ये मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो यह अग्नाशय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय के दो जो है मुख्य कार्य होते हैं। पहला बहिःस्रावी, यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है, और दूसरा अंतःस्रावी, यह मुख्यतः जो है रक्त शर्करा को विनियमित करता है। 18वां प्रश्न है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बेरी। सफ़ेद अनाज जैसे कि पालिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में जो है थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो यह शरीर में थायमिन की कमी का कारण बन सकता है। और बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो कि थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी के कारण यह होता है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है विटामिन, दूसरी तरफ प्रचुर स्रोत, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन विटामिन B2 दिया गया है, कॉड या यकृत का तेल। कॉड यकृत तेल ये कॉड मछली की यकृत से उत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए एवं विटामिन डी भी उपस्थित होता है। विटामिन B2 को जो है रिबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है। ये भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। तो अंडे, हरी सब्जियाँ, फलियाँ, दूध इत्यादि इसके जो है प्रमुख स्रोत हैं, ना कि जो है कॉड यकृत तेल। तो ये आपका सुमेलित है। बाकी विटामिन B6 धान की चोकर या राइस ब्रेन सुमेलित है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, और विटामिन के अल्फा एक प्रकार की जो कि घास है। तो बी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो लौह का, आयरन, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। माँ का दूध ये नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। 21वां प्रश्न है, किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाए, केसी ह्यूयर ने। ऑस्ट्रेलियाई संविधानविद थे केसी ह्यूयर। इन्होंने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। 22वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिवस को वर्ष 2010 में सबसे पहले मनाया गया था। तो यदि पूछा जाए कि पंचायती राज दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, तो सन 2010 में। 23वां क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो यह अनुच्छेद 43A, डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कि जो है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A अंतः स्थापित करके यह प्रावधान किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए एक जो उपयुक्त विधान द्वारा या फिर जो है किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। 24वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसे लागू नहीं किया जा सकता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबाड़ी मामले जो कि 1960 में जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना था, परंतु जो है केशवानंद भारतीवाद, ये बहुत फेमस है, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना तथा यह निर्णय दिया कि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार यद्यपि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या हेतु जो है प्रस्तावना की सहायता न्यायालय द्वारा ली जा सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो महात्मा गांधी ने, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु जो है 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं और 6ठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की अनुमति प्रदान करती है। सिक्किम और नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दिया गया है, रसखान, रसिक प्रिया, ये सुमेलित हैं। रसिक प्रिया ये आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं जो है रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया हैं। तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित में। बाकी ध्रुवदास ये भगत नामावली, उसके बाद नाभादास भक्तमाल, उस्मान चित्रावली, ये सभी जो है सुमेलित हैं। 28वां प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ के नाम से जाना जाता है, बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। और 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो यहाँ 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी कि BD सावरकर के द्वारा किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया गया था, जिसे 1904 में नासिक में BD सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। 30वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो है ओजोन, सी विकल्प से हो जाएगा। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः परावैंगनी विकिरण द्वारा होता है और यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु यानी कि O2 पर प्रहार कर उसे 2 परमाणुओं में तोड़ती हैं और दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन यानी कि O3 का निर्माण करता है और यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में परावैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। तो 31वां क्वेश्चन है, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? तो समुद्रगुप्त की, ए विकल्प से हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था?
तो धर्मपाल, सी ऑप्शन से हो जाएगा। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था, उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। तो पूछा जाए परम सौगात किसको कहा गया है, तो धर्मपाल को जो है परम सौगात कहा गया है। उसने जो है विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक जो था वह हरिभद्र वह निवास करता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक जो था वह था धर्मपाल। 33वां प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, तो वह था सतारा, बी विकल्प से हो जाएगा। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि विलय नीति के अंतर्गत जो है विलय किए गए प्रदेश जो सबसे पहले था सतारा, ये 1848 ईस्वी में विलय किया गया था। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर ये 1849 में, बघाट को जो है 1850 में विलय किया गया, उदयपुर को 1852 में, झांसी 1853, नागपुर को जो है 1854 में, करौली को जो 1855 में विलय किया गया था और सबसे अंतिम में 1856 में जो विलय हुआ था वह अवध का विलय किया गया था। और 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था, तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और टैगोर ने कहा था उस समय कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है, तो तेल कीमतों का निर्धारण अब तेल कंपनियां करती हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। और 36वां प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने, तो यहाँ डी विकल्प सही है, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। वर्ष 1944 में जो है प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया और इस योजना द्वारा स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की जो है संकल्पना थी। 37वां क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था कितना, तो 17.7, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर के 11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वह 17.7% रही, जबकि यह वर्ष 1991 से 2001 में जो था वह 21.54% था। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कब आयोजित हुआ, तो ये 22 से 25 दिसंबर 2020 के बीच आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के भाग के रूप में किया गया। इसका उद्देश्य था नागरिकों में विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ावा देना तथा युवा विज्ञान फिल्म निर्माताओं और विज्ञान के प्रति लोगों को आकर्षित करना। 39वां क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और या जो है विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर केंद्रित फिल्मों को सर्वोच्च पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, तो डी विकल्प से हो जाएगा, द इंसेक्ट टेस्क्यूअर को। और 40वां प्रश्न है, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा, वर्ष 2014 में। 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। यह दिवस जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है और केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी।
दोस्तों यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर जो है फ्री एनसीईआरटी रिवीजन कैंप चलाया जा रहा है। ये आपका 12 से 21 मार्च के बीच जो है चलाया जाएगा ज्योग्राफी क्लास का। तो जो लोग जो है जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद फ्री सीसेट मिनी कोर्स है, ये आपका 11 से लेकर के 20 मार्च के बीच जो है ये भी चलाया जा रहा है। उसके बाद जो है आपका फ्री मिनी कोर्स है फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो ये भी आप जो है देख सकते हैं। ये 10 से लेकर 19 मार्च के बीच जो है चलाया जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको जो है क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, तो आपका है सबसे पहले कि हिंदी लिटरेचर के लिए फॉर मेंस के लिए पार्ट 1 ये 16 मार्च से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं इससे। फिर जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021 ये आपका 24 मार्च से शुरू हो रहा है। ये पूरे जो है 3 महीने का ड्यूरेशन है कोर्स का। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। फिर है यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स, ये आपका 24 मार्च से शुरू हो रहा है। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं। और ये पूरे जो है 6 महीने का कोर्स है। इसमें आपको यूपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को इसमें कवर कराया जाएगा आपको जो है एग्ज़ाम करने में, ताकि जो है आसानी हो सके। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी जो है आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, यानी कि 1400 रुपये उसका फ़ी है, लेकिन आपको जो है 1260 रुपये ही पे करना है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 3150 ही देना पड़ेगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5040। उसके बाद 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपये। उसके बाद यदि 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये आपको जो है पे करना है। आप हमारा रेफरल कोड जो है यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप जो है यूपी के इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। 41वां क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा थावरचंद गहलोत ने। 24 दिसंबर 2020 को जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप को स्वच्छ शौचालय और मेहतरों की पहचान करने और उनकी जियो टैगिंग करने के लिए विकसित किया गया। इससे जो है स्वच्छ शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने और सभी मेहतरों का पुनर्वास कर उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। 42वां प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 43वां क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी। इसमें शामिल नहीं है कौन सा? तो इसमें भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान शामिल नहीं है। 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NFDC, में जो है विलय करने को मंजूरी दी है। जिन 4 मीडिया इकाइयों को NFDC में शामिल करने को मंजूरी दी गई है, इसमें है फिल्म डिवीज़न, फिल्म समारोह निदेशालय है, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है और भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी इसमें शामिल है, जो कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान इसमें शामिल नहीं है। 44वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या संख्या युग्मों को चुनिए। तो 22 का संबंध दिया गया है 55 से, तो 48 का संबंध किससे होगा? तो 22 में यदि आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 11, और 11 में जो है 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 55। इस तरह आप 48 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 24, और 24 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा? तो 24 25 होता है 120, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। आपको जो है पहले वाली संख्या में 2 से भाग करना है, उसके बाद जितना है उसमें 5 से गुणा कर देना है। तो इस तरह 48 में आप 2 से भाग करेंगे तो 24 आएगा, और उसमें आप 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 120। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में मैग्नेट को WHQJDP लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में फ्रॉड्स को किस प्रकार लिखा जाएगा?
तो यहाँ देख सकते हैं आप, टी को कोड किया गया, डब्ल्यू ई को कोड किया गया है जो है एच से, जी एन को कोड किया गया है क्यू से, जी को कोड किया गया है जे से, ए को कोड किया गया है डी से, और एम को कोड किया गया है पी से। एम एन ओ पी यानी कि +3 ऐड हो रहा है। उसके बाद ए बी सी डी यहाँ भी +3 हो रहा है, सभी में जो है +3 ऐड हो रहा है। तो आपको इसमें भी आपको 3 ऐड कर देना है। तो एफ को आप 3 जोड़ेंगे एफ में, तो सबसे लास्ट में वो संख्या आपको रखना है जो पहले में यहाँ होगा उस वहाँ लास्ट में होगा। तो एफ जी एच आई क्या हो जाएगा आपका, लास्ट में आई होगा। इस तरह आर में 3 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आर एस टी यू हो जाएगा। उसके बाद जो है ए में आप 3 जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा, और यू में आप 3 ऐड करेंगे यू भी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। फिर जो है डी में आपको 3 ऐड कर देना तो डी ई एफ जी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है यस में आप 3 ऐड करेंगे तो यस टी यू भी हो जाएगा। तो भी जी एक्स डी यू जो है आई। तो आंसर जो होगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें विषम आपको बताना है कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई जे के +2 का गैप है, पी के बाद एन दिया गया है तो यहाँ जो है -2 का हो रहा है गैप। बी के बाद डी दिया है, बी सी डी यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है। एस टी यू यहाँ +2 हो रहा है। तो भिन्न पूछा गया है, तो बाकी सभी में ए सी डी में प्लस हो रहा है, बी में केवल जो है माइनस हो रहा है। तो भिन्न आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपका, यदि ट्रिंगल को कोड किया गया है SUBJHOFM लिखा जाता है तो कंप्यूटर को जो है कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, आर सबसे पहले जो है यहाँ पे, टी को बाद में लिखा गया है, आर को पहले, आर को कोड किया गया है एस से, टी को यू से, इस तरह जो है ए को बी से, फिर आई को जो है जे में कोड किया गया है, यानी कि +1 जो है इसमें एक पहले एक बाद में जो है बढ़ रहा है। तो इसी तरह कंप्यूटर को आपको कोड कर देना है। तो कंप्यूटर को जब आप कोड करेंगे तो सी के बाद क्या होगा, डी होगा, तो डी दूसरे नंबर पे आएगा। सी के बाद जो है डी, ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद जो है ओ के बाद क्या आएगा, तो पी आएगा, तो यह पहले नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह आपका पी डी, फिर जो है पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, और फिर एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा। पी डी क्यू एन आप देख सकते हैं किसी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है पी डी क्यू एन यानी कि डी ऑप्शन केवल जो है यहाँ पे आपका मैच कर रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपका, आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है। यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। तो आयुष के जन्मदिन 22 मई से नीरव के जन्मदिन 30 अक्टूबर तक कुल दिनों की संख्या जो हो जाएगा आपका, यानी कि 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31। तो मई में आपका 9 हो गया, प्लस जून 30 हो जाएगा, जुलाई 31 हो जाएगा, प्लस अगस्त भी 31, प्लस सितंबर 30, अक्टूबर 30। तो टोटल आप इसे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 161। तो उसी वर्ष नीरव के जन्मदिन 30 अक्टूबर को आने वाला सप्ताह का दिन क्या होगा, तो 161 में आप 7 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, कितना हो गया 23। तो सप्ताह विषम दिन कितना हो जाएगा आपका, 0 विषम दिन आएगा यहाँ पे। तो क्योंकि कट जा रहा है, शेष रहता तो विषम दिन होता है, तो कट जा रहा है इसलिए विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। तो नीरव के जन्मदिन 30 अक्टूबर को आने वाला दिन कौन सा ही होगा, तो सोमवार ही होगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि यहाँ पे जो है आपका शेष बचता तो विषम दिन होता, जब ये कट जा रहा है ऑलरेडी तो आपका तीनों की जो दिन होगा वह सेम ही होगा, यानी कि सोमवार ही होगा। 49वां प्रश्न है, कथन दिया गया है कि पहला, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। निष्कर्ष है पहला कि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरा लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, क्योंकि बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। इससे न तो यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही यह निष्कर्ष निकलता है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं।
अंतिम प्रश्न है, मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 13 से लेकर के 15 फरवरी 2021 को जो है मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के धार जिले में संपन्न हुआ। यह 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का विषय जो था, खोजने में खो जाओ। इसका जो थीम था, खोजने में खो जाओ था। तो 50 का जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो ये था आपका जो है एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट जीएस के लिए। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।